Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe. Today we are going to study second poem of class 11th, and the title is The Laburnum Top. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की सेकेंड पोएम को स्टडी करने वाले हैं और इस पोएम का नाम है द लेबरनम टॉप एंड द पोइट इज टेड ह्यूज। तो जो पोएम है हमारी एक वृक्ष के विषय में है और एक बर्ड के विषय में, एक चिड़िया के विषय में है। ठीक है, इस चिड़िया को हम बोलते हैं गोल्ड फिंच। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज लेबरनम। लेबरनम क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, लेबरनम इज अ काइंड ऑफ ट्री। लेबरनम एक प्रकार का वृक्ष होता है एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लेबरनम ऑन द बोर्ड। आप लेबरनम ट्री के पिक्चर को आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। दिस इज एन इमेज ऑफ लेबरनम। ये लेबरनम ट्री की एक इमेज है, एक पिक्चर है एंड यू कैन सी दैट इट इज अ शॉर्ट ट्री। ये एक छोटा सा पेड़ होता है एंड इट हैज़ येलो फ्लावर्स। इसके पीले फूल होते हैं एंड इट हैज़ हैंगिंग ब्रांचेस। और इसकी जो डालियाँ होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो हैंगिंग होती हैं, लटकी हुई होती हैं। सो यू कैन सी द इमेज ऑफ लेबरनम ट्री। आप लेबरनम पेड़ को इस पिक्चर में देख सकते हैं और इस पेड़ को हम हिंदी में अमलतास वृक्ष भी कहते हैं। तो लेबरनम टॉप आपको समझ में आ गया होगा। लेबरनम टॉप का मतलब हुआ जो लेबरनम पेड़ है, जो ट्री है, उसके चोटी, अर्थात अमलतास नामक वृक्ष की चोटी इस पोएम का टाइटल है। तो स्टडी करते हैं इस पोएम को। कौन सी पोएम को? द लेबरनम टॉप। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का ये फर्स्ट स्टेंजा है। क्या लिखा है? द लेबरनम टॉप इज साइलेंट quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its sheets fallen। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को स्टडी कर लेते हैं। The laburnum top is silent. The poet is saying that the top of this tree is quite silent। अर्थात इस पेड़ की जो चोटी है वो बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। देयर इज़ नो नॉइज़। वहाँ किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। तो जो हमारा लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल शांत है, वहाँ किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है। क्वाइट स्टिल। स्टिल मतलब मोशनलेस। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो लेबरनम टॉप बिल्कुल शांत है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। तो ये किस टाइम की बात इसमें पोइट कर रहे हैं? सितंबर मंथ की। इसमें सितंबर मंथ की बात की जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो सितंबर मंथ आया है ये ऑटम के लिए आया, पतझड़ के लिए। इंडिया में जो ऑटम सीज़न होता है वो होली से पहले होता है, बट ये जो कंट्री है फॉरेन कंट्री है, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सितंबर मंथ में ऑटम होता है। तो यहाँ पे लिखा है इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर महीने के हम दोपहर की बात कर रहे हैं और सनलाइट भी कैसी है? बिल्कुल येलो। सनलाइट बिल्कुल पीली है। ठीक है, मतलब जो सूर्य है बिल्कुल चमक रहा है और हम दिन के धूप की बात कर रहे हैं सितंबर महीने की। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोएम में येलो वर्ड इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। जो येलो शब्द है बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि सनलाइट भी येलो है और जो हमारा ट्री है लेबरनम ट्री ये भी येलो है एंड जिस बर्ड के विषय में इसमें बताया गया है गोल्ड फिंच के बारे में, वह बर्ड भी येलो है। ठीक है, तो लेबरनम जो ट्री है वो भी येलो, जो सनलाइट है सितंबर मंथ में वो भी येलो है। और आगे क्या लिखा है? आ फ्यू लीव्स येलोइंग। और जो इस लेबरनम ट्री की जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो भी येलोइंग, वो भी पीली हो रही हैं। तो पेड़ भी पीला है
और जो सनलाइट है वो भी येलो है, और जो लीव्स हैं वो भी येलो हैं, वो पत्तियां भी पीली हो रही हैं। ऑल इट्स शीड्स फॉलन, और इस पेड़ की जो सीड्स हैं वो क्या हो गए, वो गिर गए हैं। यानी ऑटम का मंथ है, पतझड़ का समय चल रहा है, और पतझड़ के समय में जो पत्तियां हैं, जो उसके सीड्स हैं, वो सब नीचे गिर गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लेबनम टॉप बिल्कुल शांत है, किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं है। सितंबर का महीना है पतझड़ का, और जो धूप है बिल्कुल खिली हुई येलो कलर की दिखाई पड़ रही है, और जो इसकी जो पत्तियां हैं लेबनम की वो पीली हो रही हैं, और इसके जो सीड्स हैं वो सब नीचे गिर गए हैं। सो लेट्स स्टडी सेकेंड स्टेंजा। आइए सेकेंड स्टेंजा को पढ़ते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up, of chitterings and a tremor of wings and thrillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks its full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. क्या लिखा है सेकेंड स्टेंजा में? टिल द गोल्डफिंच कम्स। इसमें कहना चाहते हैं पोएट, ये जो लेबरनम जो ट्री है ये कब तक शांत रहता है, जब तक कि द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि जो गोल्डफिंच नामक बर्ड है, जो चिड़िया है, तब तक नहीं आ जाती। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक कि गोल्डफिंच बर्ड नहीं आ जाती है उससे पहले ये जो लेबरनम ट्री है बिल्कुल शांत रहता है, इस पेड़ पर किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं होता। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड, आप देख सकते हैं गोल्डफिंच बर्ड को इस पिक्चर में हम शो कर रहे हैं। गोल्डफिंच बर्ड इट इज़ इन येलो कलर, इसका कैसा कलर है, येलो कलर है। तो देखिए आप, जो लेबरनम ट्री है वो भी येलो है, और जो गोल्डफिंच बर्ड है वह भी येलो है। तो क्या लिखा है, ये जो पेड़ है लेबरनम ट्री, ये कब तक शांत रहता है, जब तक कि गोल्डफिंच जो बर्ड है नहीं आ जाती तब तक शांत रहता है। और गोल्डफिंच बर्ड जो वो आती है तो किस प्रकार से आती है, विद द ट्विचिंग चिरप। चिरप कहते हैं चहचहाना, ट्विचिंग चिरप अचानक से, झटके के साथ चिरप करना, ठीक है। तो अचानक से लिखा भी है, सडननेस अचानक से, और स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट कहते हैं चौंका देने वाला, ठीक है। स्टार्टलमेंट चौंकाने वाला होता है, सडननेस अचानक होता है, और ट्विचिंग चिरप, चिरप समझ में आ गया होगा आपको, चिरप कहते हैं चहचहाना। तभी अचानक से जो गोल्डफिंच बर्ड है वो आती है, वो कहाँ आती है, एट अ ब्रांच एंड, और आकर के ट्री के एक छोर पर आकर बैठ जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो पेड़ की खामोशी थी ये तब तक ही थी जब तक कि गोल्डफिंच बर्ड एक ब्रांच पर आकर नहीं बैठ गई थी। और वो कैसे आई, अचानक आई, चौंकाते हुए आई, और आकर के एक शाखा पर, एक ब्रांच पर आकर के बैठ गई। और जैसे ही वो बर्ड इस पर आकर बैठती है तभी जो पेड़ है इसकी जो खामोशी थी वो दूर हो जाती है। और आगे क्या लिखा है, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। यहाँ पर गोल्डफिंच बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया जा रहा है, एक छिपकली से तुलना की जा रही है। किस प्रकार से आकर बैठी थी वो, देन स्लीक, स्लीक मीन्स होता है बिल्कुल सॉफ्टली या स्मूथली, ठीक है। तो जिस प्रकार से लिजर्ड जो छिपकली होती है वो आपने देखा होगा बहुत ही स्मूथली चलती है, वो धीरे धीरे चलती है, उसी प्रकार से जो गोल्डफिंच बर्ड है वो इस पेड़ पर बहुत धीमे से आके बैठी, एंड अलर्ट, और कैसे आके बैठी, अलर्ट बिल्कुल सतर्क होकर, एंड एब्रप्ट और अचानक। एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक, सडनली, ठीक है। एब्रप्ट मीन्स अचानक। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है एक छिपकली के समान बड़े स्मूथली, बहुत अलर्ट के तरह, एब्रप्टली, बहुत अचानक से आकर के बैठ जाती है। फिर क्या लिखा है, शी एंटर्स, और वह एंटर हो जाती है द थिकनेस। जो थिकनेस है यानी जो पेड़ का जो सबसे घना जो पार्ट है,
ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसके ब्रांचेज के जो अंदर का जो पार्ट है उसको हम थिकनेस कहते हैं, और आकर के वो कहाँ चली गई, ट्री के अंदर थिकनेस वाले पार्ट में। ठीक है, तो देन स्लीक एज अ लिजर्ड, फिर छिपकली के समान बहुत ही स्मूथली, अलर्ट होते हुए, ठीक है, अब्रप्ट अचानक से जो हमारी बर्ड है वो पेड़ के घने भाग में चली जाती है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही ये बर्ड, ये गोल्ड फिंच बर्ड पेड़ के अंदर प्रवेश करती है तो एक मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन चालू हो जाती है। वो मशीन कैसी है, कोई वहाँ पर मशीन नहीं चल रही थी, मशीन किस प्रकार की, ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग मतलब वो चहचहाना। ठीक है, यानी कि जैसे ही गोल्ड फिंच बर्ड उस ट्री के अंदर जाती है अपने घोंसले में, तो घोंसले में जो यंग वंस थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे गोल्ड फिंच के, ठीक है, गोल्ड फिंच के, तो वो क्या करने लगते हैं, वो चहचहाने लगते हैं। तो उसमें चहचहाट की आवाज़ आती है अचानक से, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो विंग्स कहते हैं पंख पर, और ट्रेमर कहते हैं फड़फड़ाना। तो जैसे ही बर्ड अपने घोंसले पर जाती है तो जो उसके बच्चे थे वो चहचहाने लगते हैं, ठीक है, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग कहते हैं शोर करना, और वो जोर जोर से शोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मशीन जैसी जो आवाज़ थी, ये किसकी आवाज़ थी, गोल्ड फिंच के बच्चों के चहचहाने की, उनके पंखों को फड़फड़ाने की, और उनके शोर शराबे की ये आवाज़ थी, जिसको क्या कहा गया है यहाँ पर, मशीन। ठीक है, तो जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले पर जाती है तो जो गोल्ड फिंच के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो चहचहाने लगते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं और शोर शराबा करने लगते हैं, और इस प्रकार से वहाँ शोर शराबा होता है जैसे कि कोई मशीन चल गई हो। ठीक, अब जैसे ये घटना घटित होती है, द होल ट्री, पूरा का पूरा पेड़, ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल मीन्स वैसे कांपने होता है, कांपने लगता है मतलब हिलने लगता है, एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांचित हो जाना। तो जैसे ही बर्ड अपने घोंसले पर आकर बैठती है तो जो घोंसले में उसके बच्चे थे छोटे छोटे, वो चहचहाने लगते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, और वो शोर करने लगते हैं, और एक मशीन जैसी आवाज़ वहाँ पर क्रिएट होने लगती है। और इस साउंड के साथ, इस एक्टिविटी के साथ जो होल ट्री है, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है, अर्थात हिलने लगता है, या हम कह सकते हैं पेड़ झूमने लगता है और बहुत ही रोमांचित हो जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट का मीनिंग यहाँ पर गोल्ड फिंच बर्ड है। ठीक है, तो गोल्ड फिंच बर्ड को उसके परिवार का क्या बताया गया है, इंजन बताया गया है। अब इंजन क्यों बताया है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेन को आगे चलाने के लिए इंजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिना इंजन के ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती, उसी प्रकार से जो गोल्ड फिंच की जो फैमिली है, जो उसके बच्चे हैं, वो किसके सहारे आगे बढ़ते हैं, वो गोल्ड फिंच के। तो इसीलिए अपने परिवार को चलाने के लिए गोल्ड फिंच बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए गोल्ड फिंच को उसके परिवार का इंजन बताया गया है, क्योंकि गोल्ड फिंच ही अपने बच्चों के लिए फूड लेकर आती है और उनको सरवाइव कराती है। तो इसीलिए तो हु इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, उसके परिवार का इंजन कौन है, तो वो है गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच ही अपने परिवार का भरण पोषण करती है। सी स्टॉक्स इट फुल, सी यहाँ पर कौन है, गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच ही स्टॉक्स में भर देती है, इट फुल, इट का मतलब घोंसला कह सकते हैं, नेस्ट। ठीक है, तो गोल्ड फिंच अपने घोंसले को पूरा भर देती है, वो किस लिए, जिससे कि जो उसके बच्चे हैं वो अपना आप को सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो सी स्टॉक्स इट फुल, वो उसको पूरा भर देती है। देन फ्लट्स आउट, फ्लट्स मतलब फ्लाई अवे, देन सी फ्लाइज अवे, फिर वो उड़ जाती है, टू अ ब्रांच एंड, कहाँ पर, किसी ब्रांच पर। फिर वह अपने घोंसले से उड़कर एक ब्रांच पर जाकर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उस ब्रांच पर पहुंचने के बाद फिर क्या करती है, एक बार फिर से मुड़ती है, एंड शोइंग हर बर्ड फेस, और फिर अपने बच्चों को मुड़कर अपने बर्ड फेस को वो शो करती है, दिखाती है। बर्ड फेस क्यों लिखा है, क्योंकि जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके फेस पर ब्लैक कलर के बार बने हुए हैं, यानी कि लाइनें हैं, धारियां हैं, और इसीलिए उसके फेस को क्या कहा गया है, बर्ड फेस। तो एट लास्ट जब वो
गोल्ड फिंच वहाँ से जा रही होती है अपने बच्चों को छोड़कर, तो जाते समय वह अपने बच्चों को अपना चेहरा दिखाती है, किस लिए? आइडेंटिटी मास्क, यानी कि पहचान के लिए, जिससे कि उसके बच्चे उसके चेहरे को बहुत अच्छी तरह से देख लें, पहचान लें, जिससे कि किसी दूसरी बर्ड को वो अपनी मदर ना समझें। ठीक है, तो ये स्टेंजा हमने देखा। इसमें कुछ हम लिटरेरी टर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा आ सडननेस, आ स्टार्टलमेंट। यहाँ पर एस जो लेटर है इसको रिपीट किया गया है, और हमने बताया था जब किसी कॉन्सोनेंट लेटर को हम रिपीट करते हैं तो वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है, और वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा कौन सा होता है? एलिट्रेशन। कौन सा होता है? एलिट्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, एलिट्रेशन अर्थात अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। देखिए, देन स्लीक एज अ लिजर्ड। यहाँ पर गोल्ड फिंच को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा? यहाँ हमारा बन जाएगा सिमली। यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? सिमली। ठीक है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो सकता है, द थिकनेस, क्योंकि यहाँ पर टी को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन बन जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं, ट्री, ट्रेम्बल्स, यहाँ पर भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो यहाँ इट यानी कि गोल्ड फिंच की कंपेयर किससे की गई है? इंजन से, यानी कि गोल्ड फिंच को क्या बताया गया है? इंजन बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा मेटाफर। कौन सा हो जाएगा? मेटाफर। तो यहाँ मेटाफर हो जाएगा, यहाँ पर एलिट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर सिमली हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स को भी स्टडी किया। कुछ लाइंस और बची हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर 3 लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम। तो ये 3 लाइन हमारी लास्ट की बची हैं इस पोएम को, इनको स्टडी करते हैं। देन विद ईरी डेलिकेट विसल, WHISTLE, विसल, whistle chirrup whisperings, she launches away toward the infinite and the laburnum subsides to empty। तो यहाँ बताया गया है कि जब बर्ड अपने छोटे बच्चों को भोजन खिला के जाती है तो लास्ट में अपने फेस वो दिखाती है, जिससे कि वो उसको अच्छी तरह से पहचान लें। ठीक है, उसके लास्ट में क्या होता है वो इसमें बताया गया है। देन विद ईरी डेलिकेट विशल चिरप विस्परिंग्स। फिर ईरी की मीन्स होता है स्ट्रेंज, ईरी मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब सी। डेलिकेट वैसे कोमल होता है, डेलिकेट भी वैसे कोमल होता है, लेकिन यह है कुशलतापूर्वक। ठीक है, तो फिर एक विचित्र सी आवाज़ के साथ बड़ी कुशलता से, कैसे लिखा है? विसल चिरप विस्परिंग, विसल चिरप यानी कि चींची करती हुई, बर्ड जो आवाज़ करती है, चहचहाती है, वो चींची करती हुई, सरसराती हुई क्या होता है फिर? सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे मतलब फ्लाइज अवे, लॉन्चेज अवे मीन्स फ्लाइज अवे। इसका मीनिंग क्या हुआ? फिर जो बर्ड है गोल्ड फिंच, वो चींची करते हुए बड़े विचित्र सी आवाज़ करते हुए उड़ जाती है। किस ओर उड़ जाती है? टुवार्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अनंत होता है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। यहाँ पर जो इनफाइनाइट है वो यूज हुआ है किसके लिए? स्काई के लिए। और फिर जो बर्ड है हमारी गोल्ड फिंच, वो आसमान की ओर चींची करते हुए उड़ जाती है। ठीक है, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। और जब बर्ड वहाँ से चली जाती है अपने बच्चों को छोड़कर, तब द लेबरनम, जो लेबरनम ट्री है, सबसाइड्स, वो फिर से शांत हो जाता है, टू एम्प्टी, खाली होकर। इसके मीनिंग क्या हुआ? जो लेबरनम ट्री था वो बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल शांत था, बिल्कुल खामोश था, लेकिन जैसे ही गोल्ड फ्लिंच बर्ड उस ट्री पर आई अपने बच्चों के पास, उनके शोर शराबे से, उनके चहचहाहट से जो लेबरनम ट्री था बिल्कुल झूम उठता है, रोमांचित हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही बर्ड वापस वहाँ से जाती है, जो लेबरनम ट्री है फिर से वैसे शांत हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल वीरान हो जाता है। ठीक है, तो इसी लाइन के साथ हम अपनी इस पोएम को क्लोज करते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।